हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं मुकेश आज फिर से हाजिर हूँ। आज ये दूसरा डे है, डे 2। और हम आज यहाँ पे जो है करने वाले हैं लूसेंट का जो हमारा अगला पढ़ना था वो आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना। कल हमने पढ़ा था भारत के बारे में और आज जो है हम लोग प्राचीन भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो हमारा थीम था उसमें पहला था प्राचीन भारत, उसके बारे में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्राचीन भारत के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में कहता है कि ठीक है, प्राचीन सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं वो हमें कैसे मिलते हैं, कहाँ से मिले, इस बारे में हम जानते हैं। ठीक है ना, कि प्राचीन भारतीय जो थे इतिहास है उनके जो स्रोत है वो कैसे हमें मिले। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः जो है 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। ठीक है ना, कितने स्रोतों से? 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। ठीक है, पहला है हमारा धर्म ग्रंथ। क्या है? धर्म ग्रंथ। दूसरा है हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ और तीसरा हमारा आता है विदेशियों का विवरण और लास्ट में चौथा हमारा क्या होता है? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, पहला था धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है हमारा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इन्हीं चारों से जो है हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है ना, आगे आइए तो हम धर्म ग्रंथ के बारे में देखते हैं। ठीक है, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, दो को दिखा रहा है पहले, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जो जानकारी है उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ठीक है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। ठीक है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, यानी कि सबसे पहले जो धर्म ग्रंथ है वो क्या है? वेद है। ठीक है ना, आप लोग याद रखोगे कि ये पूछता है हमेशा कि भारत का जो है सर्वप्रथम जो धर्म ग्रंथ है वो कौन सा है? ये वेद है। ठीक है, जिसके संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है ना, इसके जो संकलन करता है, संकलन करता मतलब जो इसके बारे में बताने वाले हैं वो कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है ना, इन्हीं को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। ठीक है, वेद जो है वह वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। ठीक है, भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपरुषीय मानती है। ठीक है, भारतीय जो परंपरा है वो वेदों को क्या मानती है? नित्य तथा अपरुषीय मानती है। ठीक है, वेद जनरली देखिए, वेद होता है ना, वेद 4 होता है। वेद कितने होते हैं? वेद होते हैं 4। पहला होता है ऋग्वेद, दूसरा होता है यजुर्वेद, तीसरा होता है सामवेद और चौथा हमारा लास्ट होता है अथर्ववेद। ठीक है, वेद कितने हमने देखे? वेद हमने देखे 4। पहला ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद है, तीसरा सामवेद है और चौथा अथर्ववेद है। ठीक है, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ये जो हमारे चारों वेद हैं इनको हम क्या कहते हैं? इन चारों वेद को हम कहते हैं संहिता। क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब इसमें जो हम थोड़ा ऋग्वेद के बारे में भी जानते हैं, आगे बहुत और डिटेल में हमें देखने मिलेगा, बट यहाँ पे हम थोड़ा इसको संक्षेप में देखते हैं कि ऋग्वेद में क्या कह रहा है। ऋग्वेद में कह रहा है कि जो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? हम ऋग्वेद कहते हैं। ठीक है, इसमें 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं। ठीक है, एवं 10,462 ऋचाएं हैं। फिर से देखते हैं, ऋचाओं के जो क्रमबद्ध ज्ञान है जो उसको हम उसके बारे में उसको क्या कहते हैं? उसको ऋग्वेद कहते हैं। ठीक है ना, इसमें 10 मंडल पाए जाते हैं। कितने होते हैं? 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं। ठीक है, जिसमें ये बता रहा है कि बाल कील पाठ के
11 सूक्तों सहित, ठीक है। बाल खिले पाठ के जो 11 सूक्त हैं उनके सहित जो होता है टोटल कितने हो गए 1028 सूक्त। और 10,462 ऋचाएं हैं। 10,462 क्या है ऋचाएं हैं। तो हमको देखने मिले कि ऋग्वेद में जो है 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं, ठीक है। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं, ठीक है। इस वेद के जो ऋचाएं हैं उनको पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको कहते हैं होत्री। क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं, ठीक है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, ये जो वेद है हमारा ऋग्वेद, इससे क्या है कि आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। जो हमारा ऋग्वेद है वो कहता है कि राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी देता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को, सूर्य देवता जो है किसको, सावित्री को समर्पित प्रसिद्धि गायत्री मंत्र, ठीक है ना। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्धि गायत्री मंत्र है, ठीक है। कौन सा मंत्र, गायत्री मंत्र। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, ठीक है। इसके जो 9वें मंडल है उसमें कौन से देवता का उल्लेख है, सोम का उल्लेख है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है, खील कहा जाता है, ठीक है। चतुष्वर्ण समाज के कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, ठीक है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत जो होता है वह ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं तथा चरणों से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। फिर से देखते हैं। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत जो है वह ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ये पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख्य, भुजाओं, जंघाओं, चरणों से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। इससे मुख, भुजाओं, जंघाओं तथा चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का जो संबंध है वो किससे है, गाय से है। इसमें नोट दिया हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसको भी देखते हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है, ठीक है। अब हम लोग जो है ईसा पूर्व एवं ईस्वी के बारे में जानते हैं, ठीक है। ईसा पूर्व यानी कि ईस्वी के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, ठीक है, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है, ठीक है ना। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को इसे ईसा पूर्व, ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, ईसा पूर्व यानी BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस
चर्च, ठीक है, इसे कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, ठीक है ना। ईसा पूर्व में जो है वर्षों की गिनती कैसे होती है, उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, ये उल्टा चलता है, यानी उससे हम पहले की बात करते जाते हैं। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई, ठीक है। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ जो सन है उसको क्या कहते हैं, ईसवी सन कहते हैं। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है, ठीक है, इसके लिए संक्षेप में क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं। ई को लैटिन भाषा शब्द के एडी में भी लिखा जाता है, ठीक है। एडी का मतलब हो गया एनो डोमिनी, एडी का क्या मतलब हो गया, एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस चर्च, ठीक है। आइए, वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है, ठीक है ना। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है, ठीक है ना। ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्यिक में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, ठीक है ना। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में जो है ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अब ऋग्वेद के बाद हम थोड़ा सा यजुर्वेद के बारे में जानते हैं। यजुर्वेद में कहता है कि शश्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। शश्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का जो संकलन है यजुर्वेद कहलाता है, ठीक है। इसके पाठ्यकर्ता को अध्वर्यु वेद कहते हैं, अध्वर्यु वेद कहते हैं, ठीक है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है, ठीक है। इसमें यजुर्वेद में जो है बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। यह एक ऐसा वेद है जिसमें गद एवं पद दोनों में, ठीक है। अब थोड़ी सी बात हम सामवेद के बारे में कहते हैं। ये सब के बारे में आगे डिटेल में टॉपिक दिया हुआ है, वहां हम पढ़ेंगे। बस इसके में थोड़ा सा संक्षेप बता रहा है कि ये जो वेद दिया गया है ना चारों, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारियां दे रही है, ठीक है। शाम, देखिए शाम वेद में है कि शाम का शाब्दिक अर्थ है गान। शाम का जो मेन शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, गान है, गाना, ठीक है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मतलब मंत्रों का संकलन है। ऋचाओं मतलब मंत्र होता है। तो इस वेद में जो है मुख्यतः यज्ञों के अवसर में गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठ्यक्रम को उद्रात्री कहते हैं। इसके जो पाठ्यक्रम को क्या कहते हैं, उद्रात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, ठीक है। इसका जो संकलन है वो किस पर आधारित है, ऋग्वेद पर आधारित है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यजुर्वेद
और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का जो है वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, चौथे पे हम आते हैं अथर्ववेद पे। इसके बारे में थोड़ी जानकारियां लेते हैं। अथर्ववेद कहता है कि अथर्ववेद ऋषि द्वारा रचित इस वेद पुराण संबंधित वंश में कुल 731 मंत्र तथा लगभग विष्णु पुराण मौर्य वंश 6000 पद हैं। ठीक है, इसके कुछ मंत्र मत्स्य पुराण, आंध्र सातवाहन, ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर वायु पुराण गुप्त वंश हैं। ठीक है, अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद जो है वह कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महामय आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। ठीक है, आगे आते हैं। अथर्ववेद में थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। अब हमको लगता है थोड़ा ठीक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। ठीक है, अथर्ववेद में जो है परीक्षित को क्या कहा गया है? कुरुओं का राजा कहा गया। ठीक है, अथर्ववेद में जो है वो क्या कहा गया है? परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। ठीक है, तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। यानी कि सबसे पहले जो है वो कौन सा वेद आता है? ऋग्वेद आता है। और सबसे लास्ट में कौन सा आता है? अथर्ववेद आता है। ठीक है, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। ये इस प्रकार है: शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। ठीक है, वेदों को भली भांति समझने के लिए जो है 6 वेदांगों की रचना की गई है, जो इस प्रकार है: शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। किसमें मिलता है? पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। ठीक है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का जो है सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। और इसके रचयिता कौन है? लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। अगर हम पुराण की बात करें तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। अधिकतर जो पुराण है वो किसमें लिखे गए हैं? सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। ठीक है, अधिकतर जो पुराण है वो सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी
वे भी पुराण सुन सकते थे। ठीक है, पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया जाता है। ठीक है, क्या बताया जाता है? स्त्री को जो है पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। एक सेकेंड आप वेट करेंगे, मैं आ गया। ठीक है, तो आ गया मैं फिर से माफी चाहूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने देखा कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा गांधी का जीवन चरित्र अनेक कथानकों में साथ वर्णित है। ठीक है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अनुवादक हैं श्याम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, जिसमें 8 तरंग हैं, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। किससे है? कश्मीर के इतिहास से है। ठीक है, अरबों की संधि विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। ठीक है, अरबों की सिंध जो है विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। ठीक है, जिसके लेखक थे अली अहमद। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। ठीक है, अष्टाध्यायी जो है वह संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, जिसके लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि जो थे वो कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों का इतिहास का पता हमें चलता है। ठीक, अब जो है देखते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जो जानकारी है उसके बारे में हम जानते हैं। यूनानी रोमन लेखक थे। ठीक है, उनसे हमें कुछ जानकारियां मिलती है, उसके बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, टेसियस, ठीक है, यह ईरान का राजवैद था। टेसियस जो था क्या था? यह ईरान का राजवैद था। भारत के संबंध में इसका जो विवरण है वो आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। ठीक है, हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। ये तो सभी को लगभग हमको लगता है पता ही होगा, फिर भी मैं बता दिया। हेरोडोटस जो है इसे क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है।
इसके अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में, इसकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका, ठीक है ना, तो इनकी जो अपनी पुस्तक है हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत, फारस यानी कि ईरान, ठीक है, के संबंध का वर्णन किया गया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों के अफवाहों पर आधारित है। ठीक, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, अनेसिक्राटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। ठीक है, मेगास्थनीज, चौथे नंबर पे आते हैं मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। ठीक है, इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। ठीक है, आगे आते हैं डायमेकस। यह सीरियन नरेश, ठीक है, सीरियन नरेश अनियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायोनिसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया हुआ था। ठीक है, टॉलमी के बारे में जानते हैं। इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। 2वीं शताब्दी में टॉलमी ने क्या की, भारत के भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी, ठीक है। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण लिखता है। ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया हुआ था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। ठीक है, अब चीनी लेखक है उसके बारे में कुछ जानते हैं। जो चीनी लेखक है फाहियान, ठीक है, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। ठीक है, कितने वर्षों तक रहा? 14 वर्षों तक भारत में रहा। संयुग्म, ठीक है, संयुग्म, एक मिनट दीजिएगा जरा, डिस्चार्ज हो गया। एक मिनट, लैपटॉप को चार्ज में लगा लूं, डिस्चार्ज हो गया ये तो। चलिए, हो गया। चलिए तो फिर आ जाते हैं हम संयुग्म के बारे में देख रहे थे हम। संयुग्म, यह जो है यह 518 ईसा में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। ठीक है, होन्सोंग, यह हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। हेनसोंग जो है 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। कहां पहुंचा? कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CU की
नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 168 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेन सांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। ठीक है। हेन सांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। इति सिंह, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर हम आगे देखेंगे अरबी लेखक के बारे में अगली वीडियो में हम देखेंगे, वरना आप भी बोर हो जाओगे। धीरे धीरे हम समय को आगे बढ़ाते चलेंगे, आधा घंटा 45 मिनट ऐसे हम करेंगे। ठीक है ना। और इस चीज को आप 2 बार 3 बार सुनिएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो काफी कठिन हैं, बट आप जब उसको 2 बार 3 बार सुनिएगा, बुक को आप ले करके पढ़िएगा, तो हमको लगता है यही है कि हाँ चलिए आपको जो ये चीजें आप याद कर पाएंगे जल्दी जल्दी। ठीक है। तो बस इस वीडियो को आप देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, और आप अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। जो इसे पढ़ने वाले हैं आपके दोस्त, आपको लगता है कि हाँ उन्हें भी इस चीज की जरूरत है, तो उन्हें भी आप जरूर शेयर कीजिए। और एक चीज मैं यही कहना चाहूंगा कि जब आप इसको सुन लेंगे तो उसके बाद में आप बुक को लेकर के एक बार खुद से रीडिंग जरूर दें। इससे सारी चीजें आपको रिकॉल होंगी और समझ में भी आएंगी। आप एक बार वीडियो को देखेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, बुक को रीडिंग देंगे, और फिर जब आप इसको इसमें मतलब कि आप वीडियो को देखेंगे तो ये चीजें आपको दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाने वाली हैं। आप कभी भी एग्जाम वगैरह में जब आएंगी और क्वेश्चंस आएंगे तो आपके माइंड में ये आएगा कि हाँ हमने ये पढ़ा हुआ था। वैसे आप याद करेंगे तो ये याद भी होने वाली है। ठीक है। इधर के कुछ वर्ड्स हैं, शब्द हैं जो काफी कठिन है, तो थोड़ी सी आपको दिक्कत आने वाली है, लेकिन आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो ये वर्ड्स जो है कठिनाइयां दूर होंगी और थोड़ा हमें इजी वर्ड मिलेगा, तो आपको जो है याद करने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है ना। इसलिए आप घबराएंगे नहीं, धीरे धीरे इन चीजों को हम और इजी करके हम बताते चलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।